जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको सेट नंबर 2 में 2-3 मिस्टेक हुई हैं उसके बारे में बता दें। तो आर्टिकल जो 50 है वो किसके बारे में बात करता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण करने का काम करता है। और आर्टिकल 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए आर्टिकल 51 का प्रयोग जो है वो किया जाता है। उसमें क्या था कि आर्टिकल 50 में 51 वाला लग गया था और 51 वाले में 50 वाला। और दूसरी मिस्टेक ये थी कि सरोजनी नायडू ने क्या किया था, आईएनसी में, आईएनसी की जो अध्यक्ष बनी थी वो 1925 में बनी थी, ठीक है, उसमें गलती से 1927 लिख गया है। तो आईएनसी की जो अध्यक्षता है सरोजनी नायडू के द्वारा वो 1925 में की जाती है, जो कि पहली भारतीय आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और पहली कौन थी? तो एनी बेसेंट जो है वो पहली आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी फीमेल में। अब करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 4 की शुरुआत। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता दिया करें, जिससे औरों को जो है वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसकी एक शॉर्ट ट्रिक है गमछा छार मित्र पर। गा से हो गया गुजरात, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, गम छा छार यानी कि छा से हो गया झारखंड, रा से हो गया राजस्थान, गमछा छार मित्र, माँ से हो गया मिजोरम, ता से हो गया त्रिपुरा, पर से क्या हो गया पश्चिम बंगाल। तो गमछा छार मित्र पर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय समय मानक समय रेखा? तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से होकर के ये समय रेखा गुजरती है। मानक समय रेखा की बात करें तो ये नैनी प्रयागराज जो है यहाँ पर स्थित है मानक समय रेखा। विश्व से 0 डिग्री मानक समय रेखा से 5.5 घंटे जो है वो आगे है। GMT यानी कि ग्रीन मीन टाइम, इसका फुल फॉर्म होता है GMT का। प्रमुख ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं तो एटना ज्वालामुखी जो है एटना से इटली याद रखेंगे। फ्यूजियामा ये जापान से है। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है। काकोतोबा ये इंडोनेशिया में है। विसुवियत ये इटली में है। कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में है। माउंट ताल की बात कर लेते हैं, फिलीपींस में है। स्ट्राम्बोली की बात कर लेते हैं, ये इटली के भूमध्य सागर में स्थित है। वेरन आइलैंड की बात कर लेते हैं तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? वेरन ज्वालामुखी। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन कौन सा है? तो संगमरमर, क्वार्टरजाइट और नीस को हम रूपांतरित चट्टानों के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। रूपांतरिक बोल दें या फिर कायांतरिक बोल दें। आग्नेय चट्टान कौन कौन सी है? तो आग्नेय चट्टान की बात कर लेते हैं तो निर्माण में जो ज्वालामुखी क्रिया होती हैं और जिसमें जो जीवाश्म है वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको आग्नेय चट्टान बोलते हैं। उनके चट्टानों के अंदर आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग जो हैं वो वैसे अलग तरीके के उनके अंदर कुछ बने हुए आकार से निकलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, आग्नेय चट्टान। अवसादी चट्टान जो है वो परतदार चट्टानें होती हैं जिनमें जीवाश्म होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो जैसे कि चूना पत्थर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एशिया में कौन सा पर्वत स्थित है और कौन से पर्वत में कौन सा एवरेस्ट स्थित है? तो एशिया की बात करें तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पर स्थित है एशिया में, जो कि हिमालय पर्वत पर स्थित है। अफ्रीका की बात कर लेते हैं तो माउंट किलिमंजारो यहाँ का सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, जो कि एटलस पर स्थित है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो डेनाली है। अमेरिका की बात करें तो एंडीज पर्वत है, जो कि एकानकागुआ चोटी पर स्थित है। यूरोप की बात करें तो एल्ब्रुज है, ये अल्पस
और कांकेसस पर स्थित है। अंटार्कटिका की बात करें तो विल्सन मैसिव जो है यहाँ पर ये रॉकीज में स्थित है। माउंट रॉकीज आपने सुना है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो माउंट कॉसिगो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। श्वेत महाद्वीप या फिर विज्ञान को समर्पित कौन से द्वीप को कहते हैं? तो श्वेत महाद्वीप जो है वो अंटार्कटिका को कहते हैं और विज्ञान को समर्पित जो है वो भी अंटार्कटिका को कहते हैं। यहाँ से दक्षिण गंगोत्री स्टार्ट होता है अंटार्कटिका से। ठीक है। अंटार्कटिका में क्या है? तो अंटार्कटिका में जो है वो हिमाद्री है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी जल विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है और 1960 में इसमें समझौता हुआ था। ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की झेलम, बितास्ता, उरी, तुलबुल परियोजना जो है यहीं पर स्थित है। चिनाव की बात करें इसको अस्किनी बोलते हैं, झेलम नदी को बितास्ता बोलते हैं, चिनाव नदी को अस्किनी बोला जाता था, रावी नदी को पुरुषनवी बोला जाता था, ब्यास नदी को जो है वो बिपाशा बोला जाता था। ये ब्यास नदी वाला जो है ये यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में 31 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। सतलज की बात करें तो इसको सुतद्री के नाम से जानते हैं और ये सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है भारत में। रावी नदी जिसको पुरुषनवी बोलते हैं ये लाहौर इसके किनारे स्थित है। चिनाव को अस्किनी बोलते हैं। बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल और रेटल परियोजनाएं जो हैं इस पर स्थित हैं चिनाव नदी पर। सिंधु जल समझौते की बात करें तो इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में ये हुआ था कि सिंधु, झेलम और चिनाव का जो 80% पानी है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% जो है वो भारत इसका इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा रावी, ब्यास और सतलज जो है 80% भारत इसका प्रयोग करेगा पानी का और 20% जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांपो नदी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिव्यांग के नाम से जानते हैं, दियांग। असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबनश्री, संकोची, तीस्ता, मानस, कामेंग, जिया और पागलदिया जो है इसकी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। लोहित नदी पर क्या है? सदिया पुल है। कौन सा है? सदिया पुल स्थित है लोहित नदी पर। प्रमुख दर्रे की बात कर लेते हैं तो दिफू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दिफू है, नामदफा है। ठीक है। तेजू जो है दर्रा वो मणिपुर में स्थित है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। जोजिला दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है जिसको वर्तमान समय में जवार सुरंग के नाम से जानते हैं। खारदुंग दर्रे की बात कर लेते हैं तो ये लद्दाख का है। फोटले दर्रे की बात कर लेते हैं, ये भी लद्दाख का है। बारह लाचा की बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश का है। लाचा, ये 12 लाचा। लिपू लेक की बात कर लेते हैं तो ये उत्तराखंड का है। रोहतांग की बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश का है। बोमडिला की बात कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश का है। नाथुला की बात कर लेते हैं तो ये सिक्किम का दर्रा है। सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो किस स्टेट का है? तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में है वो है राजस्थान और सबसे कम की बात करें तो वो है गोवा। जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और सिक्किम स्टेट में जनसंख्या सबसे कम है। सबसे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो केरल के हैं और सबसे कम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो बिहार के हैं।
लिंग अनुपात की बात करें यानी कि कितने पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो केरल का सबसे अच्छा रेशियो है लिंग अनुपात में, और सबसे कम जो है वो हरियाणा में है। हरियाणा में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है यहीं से शुरू की गई थी, इसीलिए क्योंकि यहाँ का लिंग अनुपात जो है वो काफ़ी गिरा हुआ था और आज भी गिरा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार। घनत्व की बात करें स्टेट में, तो बिहार जो है वो 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति रहते हैं उसको घनत्व बोलते हैं। तो बिहार स्टेट है जिसमें 1 किलोमीटर में सबसे अधिक व्यक्ति रहते हैं। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली जो है यहाँ पर सर्वाधिक लोग जो है वो 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं यूनियन टेरिटरी में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो सबसे कम घनत्व जो है वो आंध्र प्रदेश का है। दशकी में वृद्धि कौन से स्टेट में हुई थी, तो मेघालय में। और नेगेटिव में जो वृद्धि हुई थी वो नागालैंड में। नागालैंड में कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, तो इंग्लिश का प्रयोग जो है वो नागालैंड में किया जाता है। अगर महिला और पुरुष के साक्षरता की बात करें यानी कि पढ़े लिखे लोगों में कि अंतर सबसे ज़्यादा किस में है, तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर, राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लेते हैं जिसको हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ पर एक स्थल था हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे था और इसकी खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की जाती है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसकी खोज राखल दास के द्वारा 1922 में की जाती है। कालीबंगा की बात कर लेते हैं जहाँ पे काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे और जुते हुए खेतों को भी साक्ष्य मिले थे उसी में, तो ये राजस्थान में स्थित है। चंद हुदड़ों की बात कर लेते हैं तो मनके के जो साक्ष्य है वो यहीं पर मिले थे और चंद हुदड़ो जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। लोथल जिसको हम गुजरात के नाम लोथल जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। धोलावीरा की बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की 40वें नंबर की साइट है धौलावीरा और ये कहाँ की है, तो ये गुजरात की है। राखीगढ़ी की बात कर लेते हैं, ये राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता के संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो राखीगढ़ी में स्थित है। हर्यक वंश की बात कर लेते हैं तो बिम्बिसार ने जो है वो इसकी स्थापना की थी और अंतिम जो शासक थे वो थे नागदशक। शिशुनाग वंश की बात कर लेते हैं तो शिशुनाग इसके संस्थापक थे शिशुनाग वंश के, और नंदीवर्धन जो है इसके अंतिम शासक थे। नंद वंश की बात करें तो महापद्मनंद जो है इसके संस्थापक थे और घनानंद इसके अंतिम शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश के संस्थापक थे और वेदरथ जो है इसके अंतिम शासक थे। पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे और देवभूति जो है वो अंतिम शासक थे। कर्ण वंश की बात करें तो वासुदेव इसके कर्ण वंश के संस्थापक थे और सुशर्मा जो है इसके अंतिम शासक थे। सातवाहन वंश की बात करें तो सिमुक इसका संस्थापक था और सप्तकर्णी अंतिम शासक थे। 16 महाजनपद की बात कर लेते हैं तो अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जिमल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्का, अवंती, और इसमें 4 और छूट जाते हैं, उनके नाम भी जो है वो अभी जुबान पर नहीं आ रहा, इसी तरीके से जो है हमने याद किए थे। अंगुत्तर निकाय की बात कर लेते हैं तो वो बौद्ध से संबंधित था और भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। 16 महाजनपद, ठीक है, हाँ ये लिखे हैं 16 महाजनपद नीचे। अंग की राजधानी की बात करें तो चंपा थी। मगध की राजधानी राजगृह या फिर पाटलिपुत्र, जो भी ऑप्शन में है आपके। काशी की बात करें तो वाराणसी। कौशल की बात करें तो श्रावस्ती। बज्जी की बात करें तो वैशाली। मल्ल की बात करें तो कुशीनगर है, ठीक है, कुशीनगर। वत्स की बात करें तो कौशाम्बी। चेदी की बात करें तो शक्तिमती। मल्ल की बात करें तो कुशीनगर, मल्ल आ चुका है एक बार, ठीक है। कुंज की बात करें तो इंद्रप्रस्थ। पांचाल की बात करें तो काम्पिल्य। मत्स्य की बात करें तो विराटनगर। सूरसेन की बात करें तो मथुरा। अस्मक की बात करें तो पोठान। गांधार की बात करें तो तक्षशिला और कंबोज की बात करें तो
हाटक, ये इनकी जो राजधानियाँ हैं वो रही हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? तो दंतीदुर्ग। चोल वंश के विजयालय चोल। गुलाम वंश की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश को किया जाता है, जो इक्ता प्रणाली चलाता है। कौन? इल्तुतमिश। जलालुद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश की स्थापना करता है। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये तुगलक वंश की स्थापना करता है। खिज्र खां जो है वो सैयद वंश की स्थापना करता है। बहलोल लोदी जो है वो लोदी वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश की बात करें तो गुल, खा, तू, से, लो, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो कॉर्नवालिस जो है इन्होंने स्थायी बंदोबस्त, ये एक प्रथा थी स्थायी बंदोबस्त, ये कॉर्नवालिस लेकर आते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा जो है वो रीड और मुनरो के द्वारा लाई जाती है। महलवाड़ी प्रथा जो है ये मैकेंजी के द्वारा लाई जाती है। प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? तो चार्ल्स मैट हॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये लिटन के कार्यकाल में आता है। सहायक संधि जो है ये बेलेजली के कार्यकाल में होती है। 1946 के कैबिनेट मिशन के बारे में बात कर लेते हैं तो सर अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है ये तीनों लोग मिलकर जो है वो कैबिनेट मिशन की गठन करते हैं। ठीक है, 389 सीटें थी और 389 सीटों में 10 लाख पर एक सीट जो है वो थी। कब? कैबिनेट मिशन में 389 सीटें थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1982 में होता है। उस समय जो है लिनलिथगो जो है वायसराय थे। पहले वायसराय की बात कर लेते हैं तो ये कैनिंग थे 1858 में, और ये इलाहाबाद घोषणा पत्र लेकर आते हैं। साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं तो ये 1928 में भारत आता है। बंगाल का पहला गवर्नर की बात कर लेते हैं, ये लिनलिथगो जो है ये गवर्नर थे। ठीक है, उस समय बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग था, लेकिन भारत का जो बनता है वो बनते हैं विलियम बेंटिक। फिर वायसराय बनते हैं कैनिंग भारत के पहले, और अंतिम वायसराय जो थे वो माउंटबेटन जो है वो बनते हैं। फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? तो सी राजगोपालाचारी जो है वो पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। स्टार्टअप इंडिया 2016 में स्टार्ट होता है। ये क्यों स्टार्ट होता है? उद्यमियों को समर्पित था ये। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट होती है। जनधन योजना की बात कर लेते हैं तो 2014 और 14 को डबल कर दो, 28 अगस्त में जो है वो जनधन योजना स्टार्ट की जाती है। मनरेगा की बात कर लेते हैं तो नरेगा में ही जब एमजी जोड़ा गया तो महात्मा गांधी अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं, इसीलिए 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा की स्थापना होती है। इसका पहला नाम क्या था 2005 में? तो नरेगा नाम था। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य से, लाल क्रांति टमाटर से, गुलाबी क्रांति झींगा से, पीली क्रांति तेलहन से, अमृत नदी जोड़ परियोजना से, गोल क्रांति आलू से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से। और हरित क्रांति जो वर्ड है वो विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। विश्व के जनक किसको कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति के विश्व जनक कहा जाता है, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। प्रस्तावना में संशोधन की बात कर लेते हैं तो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जो है ये जोड़े गए थे। 106वां संविधान संशोधन होता है, नारी वंदन होता है। ये लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण जो है ये लेकर के आता है। नारी वंदन का ये मतलब होता है। प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो होती है हम भारत के लोगों से, जिसमें 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार की क्षमता और 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है इसमें दी गई है। प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा जो है ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना जो है ये 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना का गठन किया जाता है। ठीक है,
गुजरात महाराष्ट्र की स्थापना कब होती है? तो गुजरात महाराष्ट्र की स्थापना जो है वो 1 मई 1960 को होती है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को होती है, और 1 दिसंबर को ही जो है हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। 10 दिन बनता है, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। पंजाब और हरियाणा की स्थापना 1966 में होती है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में, मणिपुर की 72 में, त्रिपुरा और मेघालय 72, सिक्किम 75, आंध्र प्रदेश 87, गोवा 87, मिजोरम 87, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड में 2000, और नवीनतम जो राज्य है वो कौन सा है? तेलंगाना है, जिसकी स्थापना 2014 में होती है। आपातकाल की बात कर लेते हैं, तो ये जर्मनी के सिद्धांत से लिया गया है आपातकाल की स्थिति जो है, और ये भाग 18 में वर्णित है 352 से लेकर 360 का। 3 प्रकार के आपातकाल हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपातकाल 360, राष्ट्रपति शासन 356 और राष्ट्रीय आपातकाल 352। ठीक है, इसमें 352 लिख लेना। आपातकाल कब लगता है? जब भारत युद्ध की स्थिति हो, बाह्य आक्रमण किया जा रहा हो या फिर सशस्त्र विद्रोह किया जा रहा हो। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये 3 बार लगा था। कब कब लगा था? चीन के समय लगा था 1962 में, 1971 में और 1975 में। ठीक है, पीएम बनने के लिए क्या उम्र चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए। सीएम के लिए, एमपी और लोकसभा के अध्यक्ष बनने के लिए 25-25 वर्ष चाहिए। एमएलए बनने के लिए भी 25 उम्र चाहिए। वोट डालने की उम्र 18 होनी चाहिए, और हम लोग जो पंचायती चुनाव लड़ते हैं ना, स्थानीय वाले, उसके लिए उम्र जो है वो 21 होनी चाहिए। एमएलसी, एमपी के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए जो है वो 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो गई हो गलती से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ठीक है, जिससे जो है वो हम उस गलती को सही कर सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।